दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ समाजशास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, देखिए, मार्गन ने उद्विकास क्रम के अनुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 प्रकार। दोस्तों परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत सबसे पहले अमेरिकी मानवशास्त्री एल.एच. मार्गन ने प्रतिपादित किया था और इस संबंध में उन्होंने कहा है कि समाज की आरंभिक अवस्था में परिवार एवं विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी। आरंभिक काल में यौन साम्यवाद की स्थिति थी। विवाह एवं परिवार का विकास इसके बाद के युगों में क्रमशः हुआ और मार्गन ने अपने विचारों की पुष्टि के निमित्त त्योहारों के अवसर पर स्वेच्छाचार पत्नी विनिमय, अतिथि सत्कार के निमित्त पत्नी भेंट आदि तथ्यों का उल्लेख किया है। और मार्गन ने कहा है कि आरंभिक अवस्था में बहन पत्नी थी और यही समाज का नियम था। मार्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने 5 स्तरों का उल्लेख किया है। इसमें समरक्त परिवार, समूह विवाह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन है। तो याद रखिएगा, मार्गन ने उद्विकास क्रम के अनुसार परिवार के 5 प्रकारों का उल्लेख किया है। दोस्तों इतिहासकार लॉरेंस स्टोन ने परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया है कि परिवार 3 चरणों से गुजरा है। पहला चरण खुला वंशावली परिवार यानी ओपन लीनियज फैमिली, दूसरा चरण प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार और तीसरा चरण बंद घरेलू मूल परिवार रहा है। और गिडेंस ने बंद घरेलू मूल परिवार की मुख्य विशेषता को भावात्मक व्यक्तिवाद कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके हेनरी मैन, बेकोफेन, वेस्टमार्क या मार्गन। तो सही उत्तर है मार्गन, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मार्गन ने माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्गन ने परिवार के उद्विकास के जो चरण बताए हैं वे अवरोही क्रम में कौन से हैं? आपको बताना है। आप 5 चरणों के बारे में जानते हैं और इनका अवरोही क्रम आपको बताना है। तो आप देखिए, सबसे पहला समरक्त परिवार, दूसरा है आप देखिए पहले पहले समरक्त परिवार हो जाएगा, उसके बाद पुनालुअन परिवार हो जाएगा, फिर आपका आता है सिंडेस्मियन परिवार, उसके बाद पितृसत्तात्मक परिवार और सबसे लास्ट में एक विवाही परिवार। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, मार्गन के परिवार के उद्विकास के चरणों का सही क्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं आपके प्रकार्यवादी, संरचनावादी, अंतरक्रियावादी या इनमें से सभी। तो सही उत्तर है इनमें से सभी। दोस्तों परिवार या फैमिली के अध्ययन में मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोणों का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रकार्यवादी, संरचनावादी और अंतरक्रियावादी विधियां प्रमुख हैं। प्रकारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत परिवार को एक उपव्यवस्था माना गया है जिसमें परिवार पूरी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में योगदान, सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों और परिवार के बीच प्रकार्यात्मक संबंध और परिवार के सदस्यों के प्रति उसका विशिष्ट कार्य प्रमुख है। संरचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत परिवार के अंतः संबंधित स्थितियों और भूमिकाओं और सदस्यों के बीच सुव्यवस्थित अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बीच अंतः संबंधों को संरचना के रूप में देखा जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची इत्यादि। अंतरक्रियावादी दृष्टिकोण परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है और इस दृष्टिकोण का मानना है कि परिवार के सदस्यों की क्रियाएं अर्थपूर्ण होती हैं। ये दृष्टिकोण ये जानने की कोशिश करता है कि परिवार के सदस्य किस तरह दूसरे सदस्यों के विचार, भाषा, रिवाज, प्रतीकों को समझते हैं जो उनके व्यवहार एवं अंतःक्रिया को प्रभावित करते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है, आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, जिमरमैन, बर्गेस एवं लाक, जीपी मर्डॉक या कार्ल मार्क्स। तो आपको बताना है आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है। तो ये हैं दोस्तों कार्ल सी जिमरमैन, ऑप्शन ए। दोस्तों जिमरमैन ने अपनी पुस्तक फैमिली एंड सिविलाइजेशन में पाश्चात्य परिवारों को ध्यान में रखकर 3 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है। एक तो न्यासिता परिवार यानी ट्रस्टीशिप फैमिली, दूसरा है अति लघु तथा आणविक परिवार यानी एटोमिस्टिक फैमिली, और गृहस्थ या घरेलू परिवार यानी डोमेस्टिक फैमिली। मार्डॉक ने परिवार को 2 भागों में विभाजित किया है, स्वतंत्र मूल परिवार और मिश्रित परिवार। तो याद रखिएगा दोस्तों, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार का विभाजन जिमरमैन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की हैं। तो आप जानते हैं जिमरमैन ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अणुवादी परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन देखिए, मर्डॉक, वार्नर, दुर्खीम या जिमरमैन। तो सही उत्तर है दोस्तों जिमरमैन के द्वारा अणुवादी परिवार या एटोमिस्टिक फैमिली की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यासिता परिवार या ट्रस्टीशिप फैमिली की चर्चा की है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यासिता परिवार की चर्चा जो है ये कार्ल सी जिमरमैन के द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा जिमरमैन ने परिवार के जिन प्रकारों की बात की है उसमें न्यासिता परिवार, अति लघु परिवार जिसको आणविक परिवार, और तीसरा है गृहस्थ या घरेलू परिवार, इन रूपों में परिवार का विभाजन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है। पितृसत्तात्मक परिवार, जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार या नव स्थानीय परिवार। तो सही उत्तर है प्रजनन मूलक परिवार। दोस्तों आप देख लीजिए, नाभिकीय मूल या परिवार मूल जो है न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा सबसे पहले मार्डॉक ने 1949 में दिया। परिवार को वार्नर ने 2 भागों में बांटा, एक प्रभव या अनुकूलन परिवार और दूसरा जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए गिडेंस ने बताया है कि प्रभव परिवार वह है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है। बच्चों के लिए उसके माता पिता का परिवार प्रभव परिवार कहा जाता है। जिस परिवार को युवक और युवतियां विवाह स्थापित कर सकते हैं उसे प्रजनन परिवार कहा जाता है। पर यदि किसी दंपति को कोई संतान नहीं होती है तो वैसे मूल परिवार में प्रभव परिवार या स्वरूप या पहलू गौड़ होती है, और दोनों या 2 में से किसी एक की मृत्यु के उपरांत उस परिवार की समाप्ति हो जाती है। ध्यातव्य है कि एक ही परिवार यानी प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार दोनों को कहा जा सकता है, क्योंकि वर्गीकरण का आधार व्यक्ति विशेष का संदर्भ होता है। माता पिता के लिए उनका परिवार प्रजनन परिवार माना जाता है, वही परिवार बच्चे के लिए प्रभव परिवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं, जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार, आपको बताना है। तो सही उत्तर है WL वार्नर। दोस्तों WL वार्नर ने परिवार के 2 प्रकार सुझाए हैं, एक तो जन्मित परिवार और दूसरा प्रजनन परिवार। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेदित किया गया था किसके द्वारा। तो सही उत्तर है वार्नर के द्वारा। दोस्तों जान लीजिए कि अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार का विभेद वार्नर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के स्वयं के बच्चे हो सकते हैं उसको किस परिवार के रूप में जाना जाता है। जन्म का परिवार, विस्तृत परिवार, जनन का परिवार या पितृसत्तात्मक परिवार। तो याद रखिएगा, वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं उसको जनन का परिवार कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है उसको किस प्रकार के परिवार में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन देखिए, एक सदस्यीय परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार या परंपरागत संयुक्त परिवार।
तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, एकाकी परिवार। आप जान लीजिए कि एकाकी परिवार वह परिवार है जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है। उन्हें एकाकी परिवार में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे परिवार को नाभिकीय या केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। एकाकी परिवार को दो पीढ़ी परिवार कहते हैं क्योंकि इसमें दो पीढ़ियों के सदस्य यानी पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? ऑप्शन देखिए, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृवंशी या पितृवंशी। तो सही उत्तर है पितृसत्तात्मक। दोस्तों, एक विचारक हैं वेस्टरमार्क, उनका मानना है कि विवाह का इतिहास इसके एक विवाही स्वरूप से आरंभ हुआ जिसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता था, यानी एक पत्नीवाद प्रथा थी। उनका ये निष्कर्ष कल्पना पर आधारित है कि पुरुष में स्वत्वबोध की मूल प्रवृत्ति होती है और मानव शास्त्री रॉबर्ट ब्रीफाल्ट का दावा है कि वैवाहिक संबंध के आरंभिक चरण में सबसे बड़ी सत्ता माता की थी। मॉर्गन ने पितृसत्तात्मकता और वेस्टरमार्क के एक विवाह और एक परिवार के आरंभिक स्वरूप के दावे को ब्रीफाल्ट अस्वीकार करता है। तो जान लीजिए, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य ने प्रारंभ में किस किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था? ऑप्शन देखिए, बहुपत्नीवाद, बहुविवाहवाद, एक पत्नीवाद या स्वच्छंद संभोगवाद। तो सही उत्तर है वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में एक पत्नीवाद प्रकार के विवाह प्रथा को अपनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है क्या कहलाता है? आपको बताना है कि पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की क्षमता की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है देखिए, समिति, समुदाय, परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है परिवार या आप जान लीजिए फैमिली। तो परिवार की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था रखने की क्षमता रखता है परिवार कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, पहला है कि रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, सही है। सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, सही है। अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, सही है। और एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह। तो दोस्तों, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह कोई निश्चित नहीं है कि वो परिवार ही होगा। और आप जान लीजिए कि परिवार ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनता है जिनके बीच नातेदारी का संबंध होता है। सबसे छोटे अथवा एकाकी परिवार में संतान वाले पति पत्नी होते हैं। परिवार ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक पुरुष और उसके बच्चे हों, अथवा ऐसा भी जिसमें एक स्त्री और उसके बच्चे हों। परंपरा से भारतीय परिवार अधिक जटिल संरचना के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें प्रायः 2 या 3 पीढ़ियां निवास करती हैं। एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह परिवार नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने पश्चिम, अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है? ऑप्शन है WJ गुडे, MN श्रीनिवास, मैक्स वेबर और KM कपाड़िया। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, WJ गुडे। दोस्तों, विलियम जे गुडे ने लगभग 50 वर्षों तक पश्चिम, अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोग का सूत्र स्थापित करने वाले विचारक कौन हैं? तो उत्तर है फ्रेडरिक ली प्ले। दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। फ्रेडरिक ली प्ले के अनुसार परिवार का मौलिक प्रकार उसके सदस्यों को जीविका निर्वाह के लिए साधन प्राप्त करना है। नतीजन परिवार जीविका निर्वाह के लिए विधि का निर्धारण करता है, पर्यावरण द्वारा कार्य का निर्धारण होता है तथा उसमें पारिवारिक जीवन होता है। इस प्रकार प्ले ने स्थान, कार्य और लोग यानी परिवार का सूत्र स्थापित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? पार्कर, एंडरसन, गुडे, फाल्सम या रॉबर्ट बियरस्टीड। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुडे।
दोस्तों द कमिंग वर्ल्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लेखक फर्डिनांड लुंडबर्ग लिखते हैं कि परिवार लगभग समाप्ति की ओर है। मनोविश्लेषक विलियम वुल्फ ने लिखा है कि प्रथम 1 या 2 वर्ष तक बच्चे के पालन पोषण के अतिरिक्त परिवार मर चुका है। और विलियम जे गुडे ने भी पाश्चात्य समाजों में पारिवारिक आदर्श प्रतिमानों में गिरावट का अनुभव किया और परिवार के समाप्त होने का संदेह व्यक्त किया। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, गुडे का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी परिवार में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? संस्कृतिकरण, औद्योगिकरण, भौतिकवाद या आत्मनिर्भरता? तो सही उत्तर है औद्योगिकरण। अगर आप देखें पश्चिमी समाज में औद्योगिकरण के कारण नाभिकीय परिवार या मूल परिवार आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाई बन गया है और इसने पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और दोस्तों औद्योगिकरण और मूल परिवार दोनों परस्पर संबद्ध हैं। जहां औद्योगिकरण परिवार की संस्था को प्रभावित कर मूल परिवार के बढ़ते प्रचलन में सहायक रहा है, वहीं ये परिवार की संरचना और प्रकृति से भी प्रभावित होता रहा है। अगला प्रश्न है कि सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है एंग एवं बिलमॉट ने। दोस्तों देखिए 1970 में लगभग 2000 परिवारों के एक प्रतिदर्श के आधार पर किए गए सर्वेक्षण द्वारा परिवार का जो रूप उभर कर सामने आया उसी के लिए एंग एवं बिलमॉट ने सिमेट्रिकल फैमिली यानी सममित परिवार की संकल्पना शब्द का प्रयोग किया। सिमेट्री का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था है जिसके सभी अंग या भाग समान होते हैं। यंग एवं विल्मॉट ने सममितिक परिवार की संकल्पना इस अर्थ में की है कि ऐसे परिवार में पति पत्नी दोनों की वैवाहिक भूमिकाएं समान होते हुए भी धीरे धीरे अधिकाधिक मात्रा में समान बनती जा रही है। ऐसे परिवारों में घरेलू श्रम विभाजन कहीं निश्चित नहीं होता तथा सामाजिक जीवन और सामाजिक पहचान की दृष्टि से घर का केंद्रीय महत्व होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, विस्तृत परिवार का अर्थ क्या होता है? देखिए संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार या केंद्रक परिवार? तो सही उत्तर ऑप्शन बी सम्मिश्रित परिवार। देखिए दोस्तों विस्तृत परिवार का अर्थ सम्मिश्रित परिवार होता है और ऐसा परिवार 2 या अधिक मूल परिवारों से मिलकर बना परिवार होता है जिनका निवास स्थान एक ही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में क्या क्या सम्मिलित हैं? तो देखिए समरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार, ग्रामीण परिवार और मातृवंशीय परिवार। तो इसमें सही उत्तर है समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार। अगर हम लिंटन की बात करें तो लिंटन ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, एक तो समरक्त परिवार और दूसरा विवाह संबंधी परिवार। दोस्तों समरक्त परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं यानी ब्लड रिलेशन और कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता। जैसे नायर परिवार जो कि मातृसत्तात्मक है में पति यदा कदा अपनी पत्नी के यहाँ आकर रहता है, अधिकांशतः एक स्त्री के सभी वंशज ही उसमें रहते हैं। ऐसे परिवार की सदस्यता व्यक्ति को जन्म के आधार पर प्राप्त होती है। और विवाह संबंधी परिवारों में रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं, परंतु यहाँ मुख्य जोर रक्त संबंध पर दिया जाता है। वर्तमान में पाए जाने वाले एक विवाही परिवार जिसमें स्त्री और पुरुष साथ साथ रहते हैं उसे विवाह संबंधी परिवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईपी देसाई के द्वारा कुल कितने प्रकार के परिवार बताए गए हैं? 3, 4, 5 या 6? तो दोस्तों आईपी देसाई के अनुसार जो परिवारों के प्रकार बताए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा उत्तर इसमें से सही होगा, क्योंकि आईपी देसाई द्वारा परिवारों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें 4 और 5 दोनों प्रकार के परिवार बताए गए हैं। आईपी देसाई ने 1956 में 423 परिवारों के अध्ययन के आधार पर परिवार का वर्गीकरण इस प्रकार से किया। पहला सदस्यों के बीच संबंधों के आधार पर, जिसे उन्होंने पीढ़ियों की गहराई कहा। अन्य परिवारों के साथ संबंध पर आधारित यानी संयुक्त की सीमा। प्रथम प्रकार में उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, 1 पीढ़ी वाला, 2 पीढ़ी वाला, 3 पीढ़ी वाला और 4 पीढ़ी वाला। द्वितीय आधार पर उन्होंने 5 प्रकार के परिवार बताए हैं। एकाकी परिवार यानी कार्य और निवास की दृष्टि से अलग होते हैं। प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार आवासीय अर्थ में एकाकी तथा दायित्वों की पूर्ति में संयुक्त। तीसरा है प्रकार्यात्मक और सत्ता सूचक परिवार।
चौथा है सीमांत संयुक्त परिवार और पांचवा है परंपरागत संयुक्त परिवार, जिसमें संपत्ति, कार्य और दायित्व में संयुक्त तथा 3 या अधिक पीढ़ी शामिल होती है। तो प्रश्न में ये स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर आईपी देसाई द्वारा किए गए परिवारों के वर्गीकरण को पूछा गया है। तो दोस्तों, पहला आधार मानने पर 4 प्रकार के परिवार हैं, दूसरा आधार मानने पर 5 प्रकार के परिवार हैं, लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर 5 प्रकार को माना था। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में पितृवंशागत संयुक्त परिवार जो कुर्ग्स में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके कुला, ओक्का, परंपरा या पितरीस। तो सही उत्तर है ओक्का। दोस्तों, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में इस बात की चर्चा की है कि दक्षिण भारत की पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार जो कुर्ग्स में पाए जाते हैं, जिन्हें ओक्का कहते हैं, ये एक प्रकार की मजबूत संस्था है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत में पितृवंशागत संयुक्त परिवार जो कुर्ग में पाए जाते हैं, उन्हें ओक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है? देखिए, घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण या आजीविका कमाना। तो सही उत्तर संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण ये परिवार का सर्वाधिक आवश्यक कार्यदायित्व है। डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी और डब्ल्यू.जे. मूर ने अपनी पुस्तक द फैमिली में परिवार के सामाजिक कार्यों का उल्लेख इस प्रकार किया है: प्रजनन कार्य यानी संतानोत्पत्ति और उनका पालन पोषण, परिवार के सदस्यों की देखभाल, व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति प्रदान करना, बच्चों का सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण और आर्थिक कार्य। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि ऐसा विश्वास किया जाता है दोस्तों कि संस्था निर्माण का चक्र परिवार ने प्रारंभ किया, सही है। और कारण है आधुनिक परिवार संस्था विहीन है, तो ये सही नहीं है। दोस्तों, ये देख लीजिए, कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस प्रश्न की आप व्याख्या देखें तो आपको लगेगा कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्था का निर्माण का चक्र परिवार ने प्रारंभ किया। आधुनिक परिवार के प्रकारों में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, अतः विभिन्न विद्वानों ने परिवार के भविष्य पर चिंता की है। आधुनिक परिवार के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, न कि ये संस्था विहीन हो गई है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। पुनलवन परिवार, पूर्वाभिमुखी परिवार, अतिलघु परिवार और दाम्पत्तिक एवं संरक्त परिवार, इसका जो है विचारकों से संबद्ध करना है। देखिए, पुनलवन परिवार या समूह विवाह परिवार ये मार्गन द्वारा दिया गया विचार है। पूर्वाभिमुखी या प्रभव परिवार जो है ये वार्नर के द्वारा, अतिलघु परिवार जिमरमैन के द्वारा और दाम्पत्तिक और संरक्त परिवार राल्फ लिंटन के द्वारा दी गई अवधारणा है। तो सीधे सीधे सुमेलित है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? तो सही उत्तर है टी पार्सन्स। दोस्तों, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा टालकाट पार्सन्स की है। परिवार समाज की मूल इकाई है। यद्यपि सामाजिक वैज्ञानिकों ने पारिवारिक संरचना और संगठन के विभिन्न स्वरूपों का बहुत गहरा अध्ययन किया है, किंतु फिर भी वे एक ऐसा व्यापक संस्कृति रहित सामान्यीकृत स्वरूप विकसित करने में कठिनाई अनुभव करते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के समाजों के परिवारों पर लागू हो। अगला प्रश्न है, किसने कहा है परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? तो सही उत्तर है जे.पी. मर्डॉक। दोस्तों, जी.पी. मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में 250 समाजों का अध्ययन किया और परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था माना है और बताया कि प्रत्येक समाज में परिवार का कोई न कोई रूप अवश्य पाया जाता है, जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? तो सही उत्तर है वेस्टरमार्क। दोस्तों, वेस्टरमार्क की पुस्तक है मानव विवाह का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। इसमें पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है। इस प्रयोजन के लिए पुरुष ने महिलाओं पर एकाधिकार यानी अधिकारों का दावा किया और बल के द्वारा उन्हें संरक्षित किया।
यह प्रथा तब तक चली आई जब तक रिवाजों ने परिवार रूपी संस्थाओं की स्थापना नहीं कर दी। और वेस्टमार्क से इतर ब्रिफॉल्ट के अनुसार जब परिवार रूपी संस्था अस्तित्व में आई तब भी मातृतंत्र ही मौजूद था, यानी वेस्टरमार्क से अलग पूरी तरह से ब्रिफॉल्ट के विचार हैं। अगला प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? वेस्टरमार्क, सर हेनरी मेन, मॉर्गन या फ्रेजर? तो सही उत्तर है हेनरी मेन ने। दोस्तों 1861 में सर हेनरी मेन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर शास्त्रीय सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभिक रूप न केवल पितृसत्तात्मक था बल्कि पितृस्थानीय और पितृवंशी भी था। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय सर हेनरी मेन को जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था क्या? शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगर मध्य युग की बात करें तो परिवार शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार की भूमिकाओं का निष्पादन करता था। परिवार प्रत्येक बच्चे को समाज में उठने बैठने की शिक्षा देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता था। समाज द्वारा मान्य सामाजिक विधि विधानों की शिक्षा बच्चों को अधिकांशतः परिवार के द्वारा दी जाती थी और परिवार आर्थिक साधनों की व्यवस्था करता था, सदस्यों का समुचित भरण पोषण करता था और परिवार में बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को सिखाया जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, और ये आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 समाजशास्त्री और दूसरा है परिवारों के अध्ययन का स्थान। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए डी रास ने बंगलौर के परिवारों का अध्ययन किया है। IP देसाई ने महुआ के परिवारों का अध्ययन किया है। KM कपाड़िया ने नवसारी जिले के परिवारों का अध्ययन और MS गोरे ने दिल्ली के परिवारों का अध्ययन किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। ऑप्शन बी सही उत्तर है, आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत परिवार सामाजिक संस्था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।